Today's topic is concept of residual entropy. तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम इंट्रॉपी ही कह रहे हैं, लेकिन इस इंट्रॉपी को हम थोड़ा सा अलग नाम क्यों दे रहे हैं, क्यों रेसिडुअल कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जाएंगे। हमारी जो यूनिट थी जिसमें हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था, चेंज इन इंट्रॉपी, जहाँ पे फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन ऑफ इंट्रॉपी आपने पढ़ा होगा या इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, वहां से हम थोड़ा सा सीखते हैं कि एक्चुअली एंट्रोपी है क्या। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, तो आप वहां पे कहते हो कि एंट्रोपी क्या है, एक तरीके से रैंडमनेस है सिस्टम। क्लियर? या फिर कहते हो चाओस है, यही है, यही ना। तो अगर हम कहते हैं कि रैंडमनेस, रैंडमनेस का मतलब क्या है? रैंडमनेस का मतलब यह है कि कोई अगर सही से नहीं बैठा है, मतलब किसी की पोजीशन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं रैंडम है। जैसे सपोज करो कि अगर आपके क्लास में ये सीट्स रखी हो स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, ऐसे सीट्स लगी हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इन सीट पे बैठो, और आप सीट पे बैठने की बजाय आप यहाँ कहीं बैठ गए, कहीं यहाँ बैठ गए, कहीं यहाँ बैठ गए, कहीं यहाँ बैठ गए, मतलब बैठने का आपके कोई आर्डर ही नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रैंडम। और अगर आप सही से बैठे हो, अगर सारी सीट पे बैठे हो, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और लगता है कि सारे लोग व्यवस्थित हैं। ठीक है, अगर आप सही से नहीं बैठे हो तो उसे हम कहते हैं रैंडम है, रैंडम पोजीशन। सेम कॉन्सेप्ट हमारे मॉलिक्यूल के भी अंदर आती है। जैसे सपोज करो ये हमने कोई क्रिस्टल लिया, ठीक है, क्योंकि जब हमने एंट्रोपी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करके बताया, तो हमने आपको बताया कि जो हमारी एंट्रोपी है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, वो हमने कहा कि प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो इसलिए हम इसे क्रिस्टल के रेफरेंस में भी रेसिडुअल एंट्रोपी को थोड़ा समझाना चाह रहे हैं। सपोज करो कि आपका क्रिस्टल है और यहाँ पे जो पाए जाने वाले एटम्स हैं वो ये। सपोज करो ये हमने एक बीसीसी टाइप का अरेंजमेंट बनाया, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेंटर पे है और बाकी सारे क्या है? कार्नर पे। क्लियर? देखो कुछ बीसीसी जैसा बनाया, ये सारे कार्नर पे हैं। अब ये तो अरेंजमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे जगह से ये अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब क्या हो कि ये जो बीच वाला सर्किल है ये अपनी जगह से घिसक जाए। अब ये अपनी जगह से घिसक के किसी फेस पे आ जाए, तो ये कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं रहा। जब ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, तो ये दो तरह का इंटरेक्शन शो करेगा। अगर ये सिमेट्रिकल रहता, ये चीज यहाँ पे बीच में रहती, ये सारे सारे सर्किल स्फीयर से, सारे एटम से एक जगह था, तो इस पे लगने वाला सारे फोर्स भी अट्रैक्शन का, चाहे जो भी था, क्योंकि अगर हम NaCl की बात करें तो एक Na होगा, दूसरा Cl होगा, तो अट्रैक्शन मान लो, तो जो फोर्स था वो भी सिमेट्रिकल था। अब जब सब कुछ सिमेट्रिकल है और अब इसको 0 केल्विन पे ट्रीट करते हो, तो ये कहोगे कि जब हम T टेंस टू 0 करते हैं तो इसका सारा मालिकुलर मोशन फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के साथ साथ इसमें जो लगने वाला अट्रैक्शन है वो सिंस ऑल डायरेक्शन से इक्वल है, तो इसमें जो नेट फोर्स होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये भी नेट फोर्स 0 होगा। अब अगर आप ये कहते हो कि चलो ये बीच वाला आइटम नहीं है, ये घिसक के यहाँ आ गया, अब अगर ये यहाँ आ गया तो हुआ क्या? एक्चुअल में जैसे ही आपने इस टेम्परेचर को फ्रीज कर दिया, 0 केल्विन पे ले गए, ये मूव तो नहीं कर रहा, लेकिन इस पे लगने वाला नेट फोर्स अब 0 नहीं रहा। इसका मतलब अगर फोर्स 0 नहीं है तो ये टेक्निकली मूव कर रहा है, यही ना। अगर नेट फोर्स अब 0 नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, और जब सिमेट्रिकल नहीं है तो नेट फोर्स 0 नहीं है, और नेट फोर्स 0 नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ इसमें हलचल है, कुछ ना कुछ रैंडमनेस है, ये हम कहेंगे। क्लियर है? इसीलिए हम वहां पे परफेक्ट क्रिस्टल कहते थे। अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल का केस होता तो यहाँ पे होता, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्परफेक्ट क्रिस्टल का केस है, या फिर वो सब्सटेंसेस जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन ही ना हो, जैसे आप कहते हो एमार्फस सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो उनके अंदर क्या होगा कि थोड़ी सी एंट्रोपी बची रह जाएगी।
अब 0 केल्विन पे भी अब उसको रख दो, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे रख दो, तो भी वो सब्सटेंस में कुछ ना कुछ रैंडमनेस रहेगी ही रहेगी। हाँ, ये कह सकता हूं कि अब ये उतने अच्छे से मूव नहीं कर सकता कि इसकी वैल्यू चेंज हो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फाइनाइट हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो ये जो बची खुची एंट्रोपी होती है, इसे को हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। और रेसिडुअल वर्ड का मतलब ही होता है क्या? जो थोड़ा बहुत बचा रह गया, रेसिड्यू। ठीक है, ये वर्ड कहां से आया? रेसिड्यू से। तो कुछ आइडिया लगा कि हमने क्या बताया? सबसे पहले कि इसे समझने की जरूरत है कि ये रेसिडुअल एंट्रोपी है क्या, क्यों हम इसे पढ़ना चाह रहे हैं। क्लियर? चलो, यही चीज हमने लिखा है, व्हेन सम डिफेक्ट्स आकर इन ए क्रिस्टल it shows non-zero entropy at 0 Kelvin, and this is known as residual entropy. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। अब अगर रेसिडुअल एंट्रोपी की बात करें तो ये क्या होगा? एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, जैसा कि हमने अभी स्टेट किया, अभी आपको डिक्टेट किया कि कैसे ये फिक्स होगी। क्यों? क्योंकि वैल्यूज होगी। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एटम। कैसा एटम है मॉलिक्यूल में, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बेसिकली कर किस पे रहा है? अरेंजमेंट पे कर रहा है। इट्स डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। क्लियर? तो अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि अगर कोई भी इंपरफेक्शन आ जाता है क्रिस्टल में, या फिर कोई भी अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी ही होगी। ठीक है, तो सपोज करो कि सबसे पहले हम देखें कि एंट्रोपी ऑफ कौन से सब्सटेंसेस है। जैसे ऐसे हमने ये कहा कि जो CO हो, H2 हो, D2 हो, N2O हो, NO हो, H2O हो, जो परफेक्ट क्रिस्टल्स नहीं होते, वो 0 केल्विन पे उनके पास रेसिडुअल एंट्रोपी होगी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा केस ये लग रहा होगा, डाउट भी लग रहा होगा कि अगर जब हम H2 की बात करें, चलो CO की बात करें, तो आपको समझ में आ जाता है कि सर आगे अभी बताएंगे भी कि C डबल बॉन्ड O का जो सिस्टम है वो इस तरीके से दो तरह से अरेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम इस पर डिस्कस ये नहीं करेंगे कि ये पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सब डिस्कस अभी यहाँ नहीं करना। ठीक है, चाहो तो आप इसको सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि C से O जुड़ा है ऐसे। देखो, तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि चलो इसमें दो तरह का है, लेकिन अभी आप क्वेश्चन करोगे कि इस हाइड्रोजन में क्या केसेस हैं कि ये दो तरह का हो गया, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, चाहे हाइड्रोजन को इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो। क्लियर? तो अभी इसका भी केस हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया एक्स्ट्रा। तो अब बात आती है कि इस रेसिडुअल एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, अब रेसिडुअल एंट्रोपी है जो वो किसी भी टेम्परेचर पे अगर निकालनी हो तो भी निकाल सकते हो, अदरवाइज रेसिडुअल एंट्रोपी को 0 केल्विन पे निकालनी हो तो भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये रेसिडुअल एंट्रोपी की हम बात कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी है एक तरीके से, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, ये डेल्टा के फॉर्म में नहीं है, डेल्टा एस नहीं है। सबसे पहले ये समझो कि इसके लिए S1 S2 की दो वैल्यू की जरूरत नहीं है, इनिशियल और फाइनल की जरूरत नहीं है। ये किसी भी स्टेट पे सिस्टम की हम निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने तरह की कितनी रेसिडुअल एंट्रोपी मौजूद है। द थिंग इज दैट कि आपको देना क्या है वहां पे, यहाँ पे क्या देना है कि अरेंजमेंट देना है। देखो, तो इस एंट्रोपी के लिए आपको पॉसिबल अरेंजमेंट पता हो कि उस टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सब्सटेंस कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है, या फिर उसमें कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हमेशा टेम्परेचर के रेफरेंस में होगा। ठीक है, टेम्परेचर दिया होगा, या फिर टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम जनरली रूम टेम्परेचर मान के कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट जरूर देना चाहिए। अरेंजमेंट नहीं है या फिर आपको नहीं आइडिया, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस सेम चीज को पहली बार स्टैटिकल मैकेनिक्स लगा के वोल्टेज मैनन ने ये फार्मूला दिया था कि जो एंट्रोपी होगी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी, रेसिडुअल एंट्रोपी या एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लॉग ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, W क्या है हमारा यहाँ पे? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है
या फिर कह सकते हो कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, सिस्टम कितने टाइप से अरेंज किया जा सकता है, कोई भी सिस्टम कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करना है। तो उन्होंने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पाया, ये बेसिकली आता कहाँ से है, स्टैटिकल थर्मो से आता है, जो कि थोड़ा टफ होता है, अगर कभी मौका मिला तो हम भी पढ़ाएंगे उसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये उन्होंने इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, और ये कांस्टेंट था एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं इनके नेम के ऑनर में बोल्टेजमैनन कांस्टेंट। ये के है बोल्टेजमैनन कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ के इज आर बाई एन ए। आर आपका अगेन क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एन ए क्या है, ये बेसिकली एन ए लिखा है, ये एन ए होना चाहिए। ठीक है, ये अवोगाद्रो नंबर है, और अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब देखो, ये तो एक पर्टिकुलर एक एटम के लिए हो गई, किसी भी एक चीज के लिए। अगर हमें 1 मोल या एन एटम्स की चाहिए, तो हम क्या करें, इस पूरे इक्वेशन को एन ए से डिवाइड कर दें। एन ए से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, बचेगा केवल आर एल एन डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो है, ये जो फार्मूला है, ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम निकाल सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाँ, एक चीज और, अगर आपको इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग बेस 10 में। क्लियर? सर सर स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ना एंट्रोपी का? ये हमारा जो फाइनल फार्मूला आ गया, एस एम इक्वल टू आर एल एन डब्ल्यू। क्लियर? तो डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू जो है ये अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी उस सब्सटेंस की क्या होगी, ये हम कैलकुलेट। फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस देयर इज ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट। अगर केवल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, अगर उसका अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, कोई भी एटम अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जितने भी होते हैं उसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है तो डब्ल्यू इक्वल टू 1 होगा, और एल एन 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? तो ये वैल्यू जो हो गई वो आपकी जैसे ही 0 हो गई, तो आप इसी चीज को कहते हो, यही है स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां से भी प्रूफ हो गया। तो दैट्स वाई ये जो फार्मूला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये इतना इंपॉर्टेंट था कि समझ लो कि जो बोल्टेजमैनन है वो उसकी जो कब्र है, जहाँ पे उसे टॉम्ब बोलते हैं बेसिकली फॉरेन में, उसके अगर आप कभी आपको मौका मिले तो जाके देखना, उसके कब्र पे ये फार्मूला लिखा है, टॉम्ब पे इसकी खुदाई करके लिखी गई, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। सोचो, ये फार्मूला उसके कब्र पे लिखा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम भी था एक तरीके से, और स्टैटिकल थर्मो का इवॉल्व भी हुआ इसी के बेसिस पे। बोल्टेजमैनन डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन दो बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन रहे, और डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़ोगे तब जाके आप इस चीज को समझ पाओगे। सिंस हमारे में स्टैटिकल थर्मो नहीं है तो हम इसे बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। बट फॉर इम्परफेक्ट क्रिस्टल, अगर हमारे पास क्रिस्टल इम्परफेक्ट है या फिर कोई नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो उसमें अरेंजमेंट जो है वो दो तरह से, तीन तरह से, या नंबर ऑफ वेज में पॉसिबल है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है सीओ और एनओ का, तो सीओ और एनओ को अगर ध्यान से देखो तो इनमें दो ही तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक एनओ एक ओ एन, या फिर सीओ में सीओ और ओसी, तो दो ही तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है, ओनली टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल। तो आप इसका हम निकाल सकते हैं मोलर एंट्रोपी 1 मोल के लिए, आर एल एन डब्ल्यू। आर की वैल्यू 8.314, एल एन को 2.303 से मल्टीप्लाई करके लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, और डब्ल्यू आपको अरेंजमेंट यहाँ से आ गया, ये 2 की वैल्यू आपने इसे पुट कर दी, तो log 2 की वैल्यू 0.3010, 8.314, 2.303। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
5.7 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो अब देखो अगर एस की यूनिट की बात करें तो एल एन डब्ल्यू क्या है, यूनिटलेस है, क्योंकि नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, तो जो आर की यूनिट है वो किसकी है, एस की यूनिट। क्लियर, ओनली इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड लॉ है वो केवल केवल नंबर ऑफ एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी वैल्यू फॉर डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो डाई हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, जो हम पहले भी कह रहे थे, डाई हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म बेस्ड ऑन स्पिन स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखो कि जो आप पढ़ते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दो तरह का मूवमेंट करता है, एक तो अपने एक्सिस के चारों तरफ मूव करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, इसके आगे आप नहीं पढ़ते। तो अगर हम ये कहें कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी पार्टिकल है, तो ये न्यूक्लियस भी मूव करता है, आप इसे पढ़ोगे और इसी न्यूक्लियस के मूवमेंट के बेसिस पे इसका जो न्यूक्लियर स्पिन होती है, उस न्यूक्लियर स्पिन को ही यूज करके हम एक टेक्निक बनाते हैं एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। इस न्यूक्लियर के स्पिन को हम यूज करके ये बनाते हैं ये टेक्निक। और इसका सबसे बड़ा जो उपयोग आप देखते हो वो देखते हो डेली लाइफ में एमआरआई के रूप में, मैग्नेटिक इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। और आपको पता है कि सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों ऐसे ही इतने बेहद पावरफुल टूल हैं जो आज की लाइफ में हमारी लाइफ को सेव करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो बस हमने इसको ये बताया कि आप सबसे पहले समझो कि ये जो हम न्यूक्लियस के स्पिन की बात कर रहे हैं ये होता है, क्योंकि आपने इसे अभी नहीं पढ़ा है। जब आप एनएमआर पढ़ोगे, हाइड्रोजन एनएमआर, कार्बन एनएमआर, यूवी स्पेक्ट्रा, तो सब तब आपको ये टेक्निक समझ में आएगी, वहां पे आप न्यूक्लियस स्पिन करो। तो यहाँ भी देखो दो तरह की स्पिन पॉसिबल है, पहला ये क्लॉकवाइज में मूव करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर हम इन दो हाइड्रोजन की बात करें, जो हमारे डाई हाइड्रोजन था एच और एच, इन दोनों में दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोजन। और अगर एक एक डायरेक्शन में दूसरा दूसरे डायरेक्शन में, तो इसे हम कहते हैं पैरा हाइड्रोजन। अब सेम जैसे आप वहां पे स्पिन को सम करते हो उसी तरह से ये भी स्पिन सम हो जाएगी, प्लस हाफ जीरो, यहाँ पे प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो। क्लियर, जैसे वहां पे आप स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते थे, यहाँ पे भी आप उसकी डी जनरेशन निकाल सकते हो, वो होगा 2i+1। वहां पे आप कहते थे 2s+1, तो उस सिमिलर वे में आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपने आपने पाया कि जो एक एम आई है आर्थो के लिए वो 3 आ रही है, और जो एक एम आई है वो 1 आ रही है, क्योंकि 2 × 0 + 1 = 1, 2 × 1 2 + 1 3। तो आर्थो के 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं और पैरा के 1 अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर हम बात करें तो 3 + 1 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि आपको सिंपली उस फार्मूले को इंप्लीमेंट कर देना जो आपने पढ़ा। Sm = R ln W, ये R की वैल्यू 8.314, यहाँ 4 छूट गया, 4 2.303 log 4, log 4 को 2 log 2 लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 19.12 आ गया। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 19 × 2 = 38.244 आ जाएगा, और यहाँ से आप log 2 की वैल्यू 0.3010 सॉल्व करोगे तो 11.5 जूल पर केल्विन पर मोल आएगा। ठीक है, क्योंकि एक मोल के लिए ले रहे हैं तो एक ही मोल के लिए आएगा, पर मोल है, यहाँ पे अपने एम लगा रखा है ना। अब एक चीज हम बता रहे थे, जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, यहाँ से इस एग्जांपल से हम टेम्परेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर इन सच केसेस व्हेन द क्रिस्टल आर नॉन परफेक्ट आर एमॉर्फस सब्सटेंसेस। क्लियर, देखो अगर हम टेम्परेचर की बात करें
तो हम ये कहेंगे कि अगर 0 केल्विन पे बात करें तो जो डाई हाइड्रोजन है वो मेनली पैरा हाइड्रोजन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, केवल केवल आर्थो मिलेगा ही नहीं, केवल केवल पैरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पिन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, स्पिन 0 है तो ज्यादा स्टेबल केस है। लेकिन जैसा ही टेम्परेचर आप बढ़ा दो, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर की बात कर लो, इस टेम्परेचर पे आ जाओ, -196 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm, ये लिक्विफिकेशन टेम्परेचर है एयर का। अगर यहाँ पे हम बात करें तो पैरा और आर्थो हाइड्रोजन जो है वो 1:1 के रेशियो में होते हैं। अगर टेम्परेचर मेंशन है तो आप क्या कहोगे कि एक यहाँ पे दो अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, और अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो रूम टेम्परेचर पे ये अरेंजमेंट 3:1 का होगा, जो मैंने ऊपर करके दिखाया। तो सिंस टेम्परेचर मेंशन नहीं था तो हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रोपी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी गिवन एज, जैसा कि आप सेकेंड लॉ में इसे पढ़ के भी आए हो। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको बस एंट्रोपी यहाँ पे रख दिया क्योंकि हमारा बेसिकली एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेशन था, बट हमने एक फार्मूला रख दिया कि अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है किसी रिएक्शन के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि उस रिएक्शन के लिए सम ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। क्लियर?